गाइज हमने अभी तक देखा डेल्टा ड्यूटी और एफिशिएंसीज देखे। सो अभी हम देखने वाले हैं इसके सामने के टॉपिक्स देखने वाले हैं। तो इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ओके, इरिगेशन रिक्वायरमेंट फर्स्ट। कंजम्पटिव यूज, कंजम्पटिव इरिगेशन requirement, that is CIR, is nothing but total consumptive use depth total consumptive use depth minus effective rainfall, effective rainfall। अब देखो, टोटल कंजम्पटिव यूज डेप्थ यानी क्या कि कंजम्पटिव यूज डेप्थ आपके रेनी सीजन में जब आप क्रॉप ले रहे हो तब आपका जो भी टोटल कंजम्पटिव यूज क्या रहेगा, फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग आपका जो बेस पीरियड रहेगा वो बेस पीरियड ही आपको फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग के लिए, यानी वो उतने बेस पीरियड में कितना वाटर कंज्यूम किया है, किसने, क्रॉप ने कितना कंज्यूम किया है, और उसी में ही आपका इफेक्टिव रेनफॉल कितना गिरा है, इफेक्टिव रेनफॉल कितना गिरा है। तो वो इफेक्टिव रेनफॉल आपका माइनस कर देंगे हम, इफेक्टिव रेनफॉल आपका माइनस कर देंगे। तो कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल माइनस कर देंगे तो उतना नीडेड वाटर आपको इरिगेट करना पड़ेगा आपके क्रॉप के लिए। यानी देखो, सपोज 150 सेंटीमीटर की डेप्थ रिक्वायर्ड है और 80 सेंटीमीटर का रेनफॉल गिरा है, इफेक्टिव रेनफॉल गिरा है, यानी रन ऑफ। इफेक्टिव रेनफॉल इज नथिंग बट अ रन ऑफ, जो आप ये कर सकते, क्या कर सकते, सेव कर सकते। ओके, सो और उसको भी मिला है डायरेक्टली किसको मिला है, खेत को मिला है डायरेक्टली। कितना मिला है, 80। तो 150 रिक्वायर्ड है, तो 150 माइनस 80 कर दूंगा तो 70 आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, कंजम्पटिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी 70 आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इरिगेट करने के लिए, वाटर इरिगेट करने के लिए देना पड़ेगा। समझे क्या? यानी जो भी कंजम्पटिव यूज है, टोटल कंजम्पटिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल कर दूंगा मैं, तो मुझे इरिगेट कितना करना है ये क्वांटिटी पता चल जाएगी डेप्थ से एरिया इंटू कर दो हेक्टर्स में, वॉल्यूम पता चल जाएगा। ओके, वॉल्यूम पता चल जाएगा। नेक्स्ट जॉइनिंग मध्ये प्रॉब्लेम का बरं येत आहे? आता परत कर म्हणा। 1 मिनट। बहुत ज्यादा ह्यूमिड है आज।
मेल आ जाएगा आपको, मेल से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जुनीच असते, जुन्याच लिंकवर तुम्हाला जॉईन करावं लागते. सेम लिंक आहे दररोजची, लिंक काही चेंज होत नाहीये, त्या कारण तुम्ही जुन्याच लिंकवर जॉईन करू शकता. सर हा सर पहिला टॉपिक आहे ना आजचा? हो, आताचाच टॉपिक आहे. नेट इरिगेशन. रिक्वायरमेंट. NIR. Net. NIR is equals to CIR, consumptive irrigation requirement, plus leaching. Then next it is field irrigation, requirement, FIR is equals to NIR. FIR is equals to field irrigation requirement is equals to NIR divided by application efficiency. Divided by application efficiency. Gross irrigation requirement. Gross irrigation requirement, GIR, is equals to FIR. GIR, gross irrigation requirement, is equals to field irrigation requirement divided by convey efficiency. Divided by convey efficiency. Okay, convey efficiency. Convey efficiency. Okay guys. कन्वे एफिशिएंसी. अब इसको अपन क्या बोल सकते, और बोल सकते हैं हम NIR प्लस del y of field, delta y of field, delta y of field, NIR plus delta y of field, NIR net irrigation requirement plus delta y of field. ओके, और नेट इरिगेशन को क्या बोल सकते हैं आप, दैट इज CIR प्लस लीचिंग, यही बोल सकते हैं. ओके ओके, नेक्स्ट ग्रॉस. ग्रॉस को आप बोल सकते हो और FIR प्लस del y ऑफ कैनल, delta of canal, delta of canal, delta y of canal and delta of depth of the canal. Okay, FIR this field irrigation plus delta of canal, ये भी आप बोल सकते हैं. ये भी आप क्या बोल सकते हैं गाइस, क्या बोल सकते हैं, ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट. ग्रॉस इरिगेशन रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट
नेक्स्ट, ग्रॉस कमांड एरिया GCA। सर वो आई आर है क्या, ANIR है प्लस डेल्टा वाई सी। सी में सर, सी में जो लिखा है। कुठे म्हणताय तू FIR प्लस डेल्टा ऑफ कॅनल, कुठे म्हणताय FIR आहे NIR काय म्हणताय तू? हो सर तेच म्हणत होतो. नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट NIR, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रॉस कमांड एरिया GCA यानी टोटल एरिया, जो भी आपका टोटल एरिया रहेगा वो ग्रॉस कमांडेड एरिया यानी टोटल एरिया आप बोल सकते हैं ग्रॉस कमांडेड एरिया। फर्स्ट एरियाज के बारे में देखो। देन सेकंड कल्चरेबल कमांड एरिया CCA is equals to gross command area minus uncultured अनकल्चरेबल एरिया। अब अनकल्चरेबल एरिया यानी क्या और कल्चरेबल एरिया यानी क्या बता दो 2 मिनट में। कल्चरेबल कल्टिवेटेड area is equals to percentage of CCA propose for cultivable cultivated, okay, cultivation। so guys, ग्रॉस कमांड एरिया यानी पूरा चंद्रपुर का एरिया पूरा। आप एक कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ सकते हैं, 10 किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर स्क्वायर और 1000 किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी, ओके, एक कुछ भी एरिया पकड़ सकते हैं। तो वो एरिया में कितने जगह सिटी है, कितने जगह विलेजेस है और विलेजेस में कितने जगह आपके कल्टीवेशन हो रहा है, ओके। सो कल्टीवेशन सिटी सब कुछ मिला के आपका ग्रॉस कमांडेड एरिया। ग्रॉस कमांडेड एरिया में से अगर आपने विलेजेस का एरिया माइनस कर दिया, जहां पे डेवलपमेंट है काय के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने इसके लिए कल्चरेबल के लिए यानी कल्टीवेशन के लिए डेवलपमेंट है, तो वो अपन ने पकड़ लिया, तो वो टोटली हो गया मेरा कल्चरेबल कमांडेड एरिया। विलेजेस वाला एरिया सिटी निकाल लो बाहर, तो मैंने ग्रॉस कमांडेड एरिया माइनस अनकल्चरेबल कमांडेड एरिया यानी सिटी निकल गई बाहर, अर्बन एरिया बाहर निकल गया, अर्बन बाहर निकल गया, बचा कौन सा, रूरल एरिया। ऐसी जरूरी नहीं है कि अर्बन एरिया में खेती नहीं होती करके, जहां पे खेती होती है, हो रही है, वो कल्चरेबल कल्टीवेशन एरिया अपन बोलेंगे। लेकिन कल्चरेबल कल्टीवेशन एरिया में भी कुछ एरियाज ऐसे रहते हैं कि जहां पे आपको जो आपको पर्टिकुलर एरियाज में आप खेती नहीं करते हो, वो एरिया आप आपके दूसरे कामों के लिए लाते हैं, या फिर वहां पे आपका ये नहीं रहता, क्या बोलते हैं, आपका इरिगेशन वहां पे वहां तक नहीं पहुंचता, कुछ तो भी सर्टन कंडीशंस रहते कि जैसे अभी अपन पकड़ लो कि मेरे पास पूरा 10 एकड़ खेत है, वो 10 एकड़ खेत में मैं सिर्फ और सिर्फ 8 एकड़ ही अभी लगा रहा हूँ, 2 एकड़ मैंने ऐसे ही छोड़ दिए पठार करके, मैंने यूज ही नहीं किया। सो उसका 10 में से 10 एकड़ में से 2 एकड़ मैंने छोड़ दिया, यानी 20% मैंने छोड़ दिया। कल्टीवेट मेरा सिर्फ और सिर्फ 80% हो रहा, 100% मेरे पास कितना है, 10 एकड़ है। 10 एकड़ में से मैंने 8 एकड़ में कल्टीवेशन किया, 2 एकड़ मैंने छोड़ दिया, 2 एकड़ मैंने छोड़ दिया, यानी 20% मैंने छोड़ दिया। तो मेरा प्रपोज कल्टीवेशन के लिए कितना हो गया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया में का मेरा प्रपोज कल्टीवेशन के लिए कितना हो गया, इट इज ओनली फॉर 80%। 80%।
तो वैसे ही आपका कुछ ना कुछ ऐसी एरिया रहेगा। कौन सा एरिया रहेगा? कल्चरेबल कमांडेड एरिया रहेगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ खेती होगी, लेकिन उसमें से भी कुछ परसेंट एरिया ही खेती के लिए जाएगा, बाकी का खेती के लिए ही अपन यूज करें, लेकिन इनडायरेक्टली। तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कल्चरेबल कमांडेड एरिया बोलेंगे। और कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ सीसीए प्रपोज बाय कल्टीवेशन। परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया फॉर कल्टीवेशन, फॉर गाइस कल्टीवेशन। ये आपका एरिया हो रहा। हेलो, समझा क्या गाइस? हो सर। एक मिनट। हाँ, ओके। कल्चरेबल कमांडेड एरिया। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन नाउ। नेक्स्ट रीडिंग। ग्रॉस एरिया भी समझाना, ग्रॉस कमांडेड एरिया क्या है। तो इसकी डेफिनेशंस आपके बुक्स में अच्छे से देखे हैं। मैं आपको नोट्स भी भेजूंगा, तो वो नोट्स में भी अच्छे से रहेंगे। आप लगे तो आपको पढ़ना है तो गर्ग पढ़ो, गर्ग में बहुत अच्छे से देखे, और ऊपर ऊपर से ही जाने वाले। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, इट इज इक्वल टू percentage of proposed for cultivation it is equals to I is equals to area irrigated divided by cultivable commanded area into 100%, into 100%. Capacity factor CF, mean discharge to the maximum discharge. It's always less than 1 by mean discharge, यानी एवरेज डिस्चार्ज डिवाइड बाय मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो वो क्या रहेगा? आपका कैपेसिटी फैक्टर रहेगा, कैपेसिटी फैक्टर। ओके, नेक्स्ट इट इज टाइम फैक्टर। TF, TF, the number of days canal the canal has actually run during a weathering period to number of day of watering period, यानी नंबर ऑफ डे ऑफ वाटरिंग पीरियड यानी क्या? देखो,
टाइम फैक्टर। Normally for 10 days about 8 मीटर क्यूब पर डे के डिस्चार्ज से फ्लो होता वाटर, कैनल में फ्लो होता। ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन एक्चुअली ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन एक्चुअली रन फॉर 8 days at the rate 10 meter cube per day. So time factor is equals to 8 days divided by 10 days is less than 1, is less than 1। हाँ ठीक है कि यहाँ पे इसका डिस्चार्ज कम था 8 मीटर क्यूब पर डे, लेकिन यहाँ पे डिस्चार्ज ज्यादा था। बट मेरा टाइम फैक्टर क्या है, नॉर्मली रन करता वो 8 दिन के लिए, 8 दिन चलता है, लेकिन अभी कितना चला, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली 10 दिन चलता है, लेकिन अभी कितना चला, सिर्फ और सिर्फ 8 डेज चला, 8 डेज चला। तो 8 डेज के लिए 10 मीटर क्यूब पर डे रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसका डिस्चार्ज तो अपने को मेंटेन करना पड़ेगा, वॉल्यूम तो मेंटेन करना पड़ेगा जितना भी छोड़ना है। तो इसीलिए टाइम फैक्टर अभी क्या हो गया, लेस देन 1 रहेगा। ऑलवेज टाइम फैक्टर इज आल्सो लेस देन 1 एंड कैपेसिटी फैक्टर इज आल्सो लेस देन 1। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट हेडिंग, क्रॉप सीजन। ये छोटे छोटे डेफिनेशन है, ये पता रहने को ना अपने को ये क्या है करके। क्रॉप सीजन बताओ, खरीफ सीजन बताओ गाइस, खरीफ सीजन गर्मी होता है जनवरी से जून तक का सर क्या, खरीफ सीजन रहता है, जनवरी से जून तक। जनवरी से जून तक खरीफ सीजन रहता है। कौन बोलता है रे बाबा ऐसा? सूरज सर। सूरज, ओके। आणि रब्बी कुठून राहते मग? रब्बी कुठून राहते मग? सर खरीफ जून टू नोव्हेंबर राहते आणि रब्बी जानेवारी टू जून राहते। अप्रैल टू सितंबर, सिक्स मंथ्स। अप्रैल से ही चालू हो जाता सीजन खरीफ, ओके। अप्रैल से ही आपका ये चालू हो जाता, हार्वेस्टिंग चालू हो जाता, हार्वेस्टिंग के बाद फिर सोइंग के लिए तैयारी करने के लिए चालू हो जाता, फिर सोइंग होती जून में, मई पूरा इसमें चला, हार्वेस्टिंग में चले जाता। हेलो हेलो, हेलो सर। हाँ बोला 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 बोला, हाँ बोलना। हर आवाज आवाज कटताय तुझा पूर्ण, आवाज कटताय तुझा पूर्ण। रबी सीजन from October to March,
अगेन 6 मंथ्स। ओके, ये दोनों भी 6 मंथ्स वाले हैं, दोनों भी 6 मंथ्स वाले ही है। अब खरीफ में क्या क्या लिया जाता और इसमें क्या क्या लिया जाता वो भी मैं बताता। हाँ बोल। हॅलो सर. सर खरीप तर आपण जून पासून चालू करतो ना, जून मध्ये पाऊस येते तेव्हाच इफेक्टिव पेरणं सीजन इट चालू इज करतो फॉर ना. 4 months, but total season it is for April to September. Effective season it is 4 months exactly. June, July, August, September. June, July, August, September. But actual season is started from हाँ. April. April, May it is for harvesting and preparing for the land, sowing के लिए. उसके बाद सोइंग अपन चालू करते कहाँ से? जून से. ओके, तो वो प्रिपरेशन भी ओके सर. प्रिपरेशन भी इसी में है. ओके, जैसे कि अभी यहाँ पे अभी आपका हार्वेस्टिंग होगा सितंबर में, तो अक्टूबर से अभी रबी सीजन के लिए मेरा चालू हो जाएगा, तो वो जनवरी से मेरा क्या हो जाएगा कि जनवरी से मेरा इफेक्टिव सीजन चालू हो जाएगा. ये जो 2 मंथ रहेंगे अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दिसंबर से ही चालू हो जाता मेरा. दिसंबर से सोइंग चालू हो जाता, यानी सोइंग चालू हो जाता और उसको हार्वेस्ट अपन करेंगे कहाँ पे? हार्वेस्ट अपन करेंगे मार्च में. मार्च में अपन उसको हार्वेस्टिंग अपना यानी मार्च नहीं, अप्रैल में अपना हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा फिर उसका. तो जब भी नेक्स्ट हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगा तब भी नेक्स्ट सीजन मेरा स्टार्ट हो जाएगा. ओके, अगर आप बोलते हो ऐसी कि आपका 4 मंथ्स का रहेगा तो नहीं, 6 मंथ्स का है. ओके, 6 मंथ्स का है खरीफ सीजन के लिए. क्रॉप, खरीफ क्रॉप एग्जाम्पल राइस, मूग, उडीद, सोयाबीन. maize and rabi crop. Example wheat and tobacco. इसीलिए गाइस आप गर्ग पढ़ो एक्सेट्रा etc, गर्ग पढ़ो. आपको बहुत सारे उसमें से टेक्निकल इरिगेशन के पॉइंट्स पता चलेगी. ये जैसी पॉइंट्स आपके दिमाग में नहीं था अभी. 4 मंथ्स कॉलेज में भी 4 मंथ्स पढ़ा है क्या आपको? हेलो, क्या कॉलेज में भी 4 कॉलेज मंथ्स में सर भाषण 4 मंथ्स ही पढ़ा है? 4 मंथ्स इट इज इफेक्टिव टाइम फॉर द क्रॉप टू. ओके, नेक्स्ट पेरिनियल. पेरिनियल पेरिनियल क्रॉप शुगर कैन. शुगर कैन आप 12 मंथ्स 12 मंथ्स भी ले सकते, दैट इज पेरिनियल क्रॉप. एंड देन हॉट वेदर. हॉट वेदर सीजन फेब्रुवरी टू जून, ये भी एक सीजन रहता है. हॉट वेदर इट इज फेब्रुवरी टू जून. तो ये आप 12 मंथ्स के लिए लिख सकते हैं यहाँ पे, 12 मंथ्स.
Okay. Next, 8 months crop. That is base period is equals to 8 months. Example, tobacco, cotton, and mirchi. 8 months. बाद में flooded, sorry, food crop. फूड क्रॉप्स में पैडी, व्हीट, मईस और जवार. ओके, देन ड्राई क्रॉप. That is least water consumption crop. Example, watermelon, and fodder. And wheat crop, %95 crops. Example, rice. 95 वेट क्रॉप आपके कौन से राइस, wheat, maize, sugar cane, cotton, and gram, etc. So that is wet crop. Okay. तो ऐसे आपके कितने सीजन्स है? 1, 2, पेरिनियल और हॉट वेदर. ऐसे आपके कितने सीजन्स हो गए? आपके 3 सीजन्स हो गए हैं और 3 सीजन्स है, तो आपको याद रखना. 4 वीक्स यानी 4 जो रहेंगे, 4 जो रहेगा आपका वो इफेक्टिव पीरियड आप बोल सकते. 4 मंथ्स इफेक्टिव पीरियड आप बोल सकते. तो मानसून यानी 4 मंथ्स कौन सा बोल सकते हैं इसमें? इसमें इफेक्टिव क्या बोल सकते हैं आप? BE इट इज इक्वल्स टू 4 मंथ्स. इफेक्टिव बेस्ट पीरियड आप बोल सकते हैं. दैट इज जून टू सितंबर. अगर इफेक्टिव ही बोला है तो दैट इज मानसून. ओके. और रबी के लिए भी इफेक्टिव अगर आपको बोलना है तो इफेक्टिव आप बोल सकते हैं 4 मंथ्स इफेक्टिव. BE is equals 4 months that is December to March. 4 months effective. That is nothing but a winter. And hot weather, it is February to June. Hot weather season, it is nothing but a February to June. Okay, इस तरह भी आप जा सकते हैं. लेकिन that is BE effective. Total base period is equals to from यानी total base period for this season, not a crop. Okay, crop के लिए नहीं बोल रहा. तो आप बोलोगे कि sowing to harvesting it is nothing but a base period. Yes, exactly. Sowing to harvesting it is nothing but a base period.
लेकिन बेस पीरियड आपका कहाँ पे आप देखोगे, जब सोविंग टू हार्वेस्टिंग करोगे तब। लेकिन आप प्रिपरेशन फॉर सोविंग करने के लिए आपको अप्रैल से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई दैट इज अप्रैल टू सितंबर, दैट इज नथिंग बट अ खरीफ, एंड रबी इज इक्वल्स टू अक्टूबर टू नेक्स्ट मार्च, इट इज नथिंग बट अ रबी। वैसे दो ही सीजन है। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट 1 मिनट। Question guys, one question. Rice, wheat, sugar cane, summer crop, area in hectares, base period in days, ड्यूटी आपका क्या में रहेगा, हेक्टर पर क्यूमेक में, एंड डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू A by D, that is in cubic. So guys, आपको देखिए 400 hectares for rice, base period for rice it is 120 and duty it is 1000. 2 for 24,000 hectares, sugar cane hectares and summer crops 1600 hectares. 120 days, 360 days, बेस पीरियड शुगर कैन का कितना है, 360 डेज। अब आप बोलेंगे 120 डेज, यस इट इज 4 मंथ्स, इट इज 4 मंथ्स। ओके नेक्स्ट 40 and duty is given 800, 900 and 800. Find the discharge for each period. Find the discharge of each season. Find the discharge of each season required. Find the discharge of each season required. Okay. And calculate also maximum discharge. Calculate also maximum discharge. ये क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे सीजन्स आपको देखे नहीं है, सीजन्स मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे, यहाँ पे भी आपके पास एग्जांपल्स है कि कौन से सीजन में क्या रहेगा, और इतना डाटा देखिए है। इसके साथ ये एडिशनल आपको अभी डिस्चार्ज के लिए आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको काय के वाइज पूछा है, आपको पूछा है काय के वाइज गाइस, सीजन के वाइज पूछा है। ओके तो सीजन में वीट कौन से सीजन में आएगा, और शुगर कैन तो 12 महीने के लिए रहेगा, राइस कौन से इसमें आएगा, और समर क्रॉप किस पे आएंगे। ओके तो ये सब तीनों सीजन के लिए आपको क्या निकालना है गाइस, आपको डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज किस तरह फाइंड करेंगे अभी अपन, A डिवाइडेड बाय D से अपना डिस्चार्ज अभी आपको मिल जाएगा। A डिवाइड बाय D से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज मिल जाएगा।
A divided by area divided by D, it is 4. Area divided by D, 8 3 24, 3. 30 Okay, area divided by D, 30 आएगा सर, आ 30 ऊपर में 30 आएगा। 30 आएगा। हाँ सर, हो 800 सर। है सर। 8030 येत आहे का? हो सर 30 येत आहे। हा, तर मग इकडला 1 0 काढा, गायब करा 1 0, इथं पण 1 0 गायब करा, 3 आहे मग। हा 36 से डिवाइड बाय 9, 4 सर, 4 4 4 2 okay, and then 2, that is cubic यानी मीटर क्यूब पर सेकंड में रहेगा पूरा का पूरा डिस्चार्ज। ओके ओके, सो अभी खरीफ क्या आएगा गाइस? खरीफ में बताऊं, क्यू ऑफ राइस आएगा, खरीफ में क्या है? खरीफ क्रॉप राइस माइज एक्सेट्रा। रबी में क्या है? व्हीट और टोबैको। तो खरीफ में राइस है, राइस प्लस 12 महीने चलने वाला शुगर कैन, शुगर कैन। तो राइस और शुगर कैन, राइस के लिए भी 4 और इसके लिए भी 4, यानी 8 मीटर क्यूब पर सेकंड लगेगा मुझे काय के लिए? खरीफ के लिए। क्या लगेगा गाइस? डिस्चार्ज फॉर खरीफ। नाउ डिस्चार्ज फॉर रबी इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ व्हीट प्लस क्यू ऑफ शुगर कैन, यहां पे भी क्यू होना था, क्यू ऑफ शुगर कैन इज इक्वल्स टू क्यू ऑफ व्हीट 3, sugar can it is 4, 7 meter cube per second cubic, and then next cube of summer crop, और आप क्या बोल सकते हैं? वेदर, हॉट वेदर सीजन। समर क्रॉप और हॉट वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन। तो क्या आएगा उसके लिए? उसके लिए क्या आएगा? क्यू ऑफ हॉट समर क्रॉप प्लस क्यू ऑफ शुगर कैन, क्योंकि शुगर कैन तो 12 महीने ले सकते। So Q of crop it is 4 plus 2, that is 6. That is 6. Okay. अब देखो, अब आपको खरीफ के लिए कितना लग रहा? 6 लग रहा, 8 लग रहा। बाद में रबी के लिए कितना लग रहा है आपको? 7 लग रहा, और समर के लिए कितना लग रहा? 6 लग रहा। तो एवरेज और आप मीन भी बोल सकते, मीन डिस्चार्ज क्यू के प्लस क्यू आर प्लस क्यू एस डिवाइड बाय 3। So 8 plus 7 plus 6 divided by 3, क्या रहेगा गाइस? और डिस्चार्ज मैक्सिमम कितना होना?
8 मीटर क्यूब पर सेकंड रहेगा, तीनों में से मैक्सिमम। टेक टेक मैक्सिमम फ्रॉम अ बुक। बताओ। 7 7 मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर क्यूब पर सेकंड। Next, crop ratio, guys. Crop ratio, again, it is important point. What is crop ratio? समझा क्या ये? यानी एवरेज मीन डिस्चार्ज आपको 7 लग रहा है, आपके कैनल पे 7 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज आपको चाहिए कैनल पे। एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज आपको कब चाहिए? जब आपका रेनी सीजन है तब चाहिए। तब रेनी सीजन है तो रेनी सीजन भी कुछ ना कुछ आपको डिस्चार्ज दे ही देता, रन ऑफ दे ही देता। इफेक्टिव रेनफॉल देंगे तो रन ऑफ देंगे, तो उससे आपको मिल ही जाएगा। बट आपको उतनी तैयारी रखना पड़ेगा 8 मीटर क्यूब पर सेकंड, ओके, 8 मीटर क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट गाइस, क्रॉप रेशियो। व्हाट इज क्रॉप रेशियो गाइस? What is crop ratio? It is equals to area of Rabi cultivation to the cultivable commanded area divided by area of Kharif divided by cultivable commanded area. So that cultivable commanded area get cancelled. तो बचा क्या? area of Rabi divided by area of area irrigated of Rabi to the area of irrigated Kharif. आप इसको CR को और बोल सकते हैं, और आप ये भी बोल सकते हैं IR to the IK irrigation of Rabi to the irrigation of खरीफ। थोड़ा दिक्कत ना है, ऊपर का नहीं दिख रहा है क्या? ओके, 2 मिनट। आता क्लियर? आता ओके। ओके ओके गाइस, सो आप ये भी बोल सकते हैं CR को, that is nothing but CR. Next, it is mixed cropping. What is mixed cropping, guys? What is mixed cropping? अभी बहुत जन मिक्स क्रॉपिंग अपने इधर लेते हैं। एकासोबत 1, 2, 3 क्रॉप्स लावलं सर। बस सेम लिहा मग, सेम आहे, काहीच चेंजेस नाही। आता जे सांगितलं ना, एकासोबत एक घेतो आपण, तेच आहे मिक्स क्रॉपिंग। त्याच लिहा जागा सर, एकासोबत एक घेतो क्रॉप। हो, त्यालाच म्हणतो आपण मोर दॅन वन। आपण जेव्हा क्रॉप घेतो आणि ते ग्रो करतात त्यालाच आपण काय म्हणतो? मिक्स क्रॉपिंग म्हणतो। ओके, सो लिखो गाइस, मिक्स क्रॉपिंग के लिए लिखो simultaneously more than one crop grow in the same field रिपीट करना। okay, simultaneously more than one crop grow
simultaneously more than one crop grow, simultaneously more than one crop grow, in the same field, in the same field, in the same field, in the same field, without having separate area, without having separate area, for each crop, for each crop, for each crop. In practice, कॉमा गाइस, कॉमा दे दो क्रॉप के बाद में लिखो, इन प्रैक्टिस मिक्स क्रॉपिंग is difficult, but its advantages, in practice mixed cropping is difficult, but its advantages is that the nutrients of soil, the nutrients of soil almost remains undepleted, ओके। अब इसको ये भी बोल सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स अनडिपेल्टेड हो सकते और अनअफेक्टेड भी बोल सकते हैं, ओके। बाद में क्रॉप रोटेशन गाइस, नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होगा? क्रॉप रोटेशन वेगवेगळी क्रॉप लावणं, म्हणजे जसं एका सीझन मध्ये बीट लावलं तर दुसऱ्या त्यात पल्सेस वगैरे, हाँ। ताकि मिक्स न्यूट्रिएंट्स क्रॉपिंग यानी आप ये बोल सकते हैं मिक्स क्रॉपिंग के लिए, एक मिनट, कोई बोल रहा होगा तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। म्हणजे सॉइलचे न्यूट्रिएंट्स वाढासाठी, म्हणजे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, और एक ही साथ अपन क्रॉप को, अगर अल्टरनेट क्रॉप अपन ने लिया, मिक्स क्रॉपिंग किया, तो वही होगा न्यूट्रिएंट्स कांस्टेंट रखने के लिए ही अपन मिक्स क्रॉपिंग करते। तो जैसे ही आप कॉटन के साथ, अभी जो भी मराठवाड़ा अपना विदर्भ मैक्सिममली कॉटन लेता, तो कॉटन के साथ अपन क्या यूज करते? कॉटन के साथ अपन तूर यूज करते, तूर लगाते, ओके। तो वो तूर इतनी बड़ी हो जाती, या फिर कॉटन इतना बड़ा हो जाता कि तूर के लिए अपने को फवारा मारने के लिए, जाने के लिए डर लगता, तो मैक्सिममली तूर को कीड़ा लग के तूर मर जाती। ये भी बहुत, ये डिसएडवांटेजेस है, ओके। ये मैं बता रहा, अभी जो डिसएडवांटेजेस मैंने लग के नहीं दिया, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस डिसएडवांटेजेस जो डिफिकल्टीज है, वो डिफिकल्टीज है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता? उसके लिए पहले से ही उसको, यानी जो अपन ये लेते दो लाइंस के बीच का, दो लाइंस यानी कौन सी लाइंस? दो कॉटन लाइंस के बीच का जो स्पेसिंग है वो थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता जब अपन तूर लगा रहे थे, क्योंकि डिफिकल्टीज सामने ना आए इसलिए, ओके। तो ऐसी सामने डिफिकल्टीज आती, और उससे आपका क्या है कि आपकी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि वैसे ही रहता है, ओके। और सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि वैसे रखने के लिए आपको, जो आप ये यूज करते खत, अपन म्हणतो खत को आप हिंदी में क्या बोल सकते? हिंदी इंग्लिश फर्टिलाइजर, एग्जैक्टली फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर अगर आपने रासायनिक यानी केमिकल्स वाला यूज किया, तो वो बेकार रहता अपने काय के लिए? आपके सॉइल के लिए। लेकिन अगर आपने उसी के जगह अगर गांडू खत वगैरह अपन जिसको बोलते, और बाकी अपन ये जो बोलते ऑर्गेनिक जो है एक्चुअल में मेंढी खत, हाँ मेंढी खत, अगर वो आपने अगर यूज किया,
बोलो बोलो, और कुछ होगा तो और बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको। शेन जो खत, आप, शेन। हाँ शेन खत, एग्जैक्टली, शेन शेन खत, ये सब अपन ने यूज किया तो आपके सॉइल में सबसे अच्छा यानी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे, और ग्रोइंग आपको एक साल में नहीं दिखेंगी, आपको 3-4 साल बाद दिखेंगी, लेकिन ग्रोइंग बहुत अच्छा रहेगा, केमिकल फर्टिलाइजर से ज्यादा रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, सो क्रॉप रोटेशन भी आपको पता चल गया। अभी क्रॉप रोटेशन भी क्या है, लिखो गाइस, क्रॉप रोटेशन, डिफरेंट क्रॉप्स, crop rotation, different crops, different crops different crops different crops are are grow in the same field, different crop are grow in the same field, one after another, one after another, with a cycle period, with a cycling period, cycle period नहीं, cycling period, with a cycling period, with a cycling period of 1 year or 1.5 year, 1 year or 1.5 year। एग्जाम्पल गाइस, इसके एग्जाम्पल, मिक्स क्रॉप नहीं, रोटेशन क्रॉप के, क्रॉप राइस के बाद ग्राउंडनट्स, wheat, grams, देन बाजरी या फिर बार्ली, अगेन व्हीट, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रीडिंग, नाइट इरिगेशन। Next reading is night irrigation. Why night irrigation is required? Why night irrigation is required? Less Guys, loss of water. less loss of इरिगेशन वाटर जो देते हैं इरिगेशन के, कहाँ से क्यों लॉसेस कम होगी, यानी लॉसेस कौन से फैक्टर से कम होगी? ट्रांसपिरेशन लॉस, इवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन लॉस। इवेपोरेशन लॉस कम होगा। टू मिनिमाइज इवेपोरेशन लॉसेस, लिखो नाइट इरिगेशन क्यों करना है, टू मिनिमाइज इवेपोरेशन लॉसेस, to minimize evaporation losses, to minimize evaporation losses, water supply to the field, water supply to the field will be provided during night times, during night times। Okay, question guys, next।
Okay. Duty at field is given, field losses is given, and canal losses is given. ड्यूटी एट प्लांट कितना रहने को ना और ड्यूटी एट कैनल कितना रहेगा ये आपको निकालना है. कैसे निकालोगे? हाउ? देखो गाइस क्या क्या देखे सॉल्यूशन. फील्ड लॉसेस, %15. सो एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाएंगी? 100% माइनस 15%, इट इज 85. एप्लीकेशन एफिशिएंसी यानी क्या? सोर्स से निकला फील्ड पे पहुंच गया. सो सोर्स से 100% निकला और यहां पे कितना पहुंचा? 15% लॉस होके पहुंचा यानी 85% पहुंचा. तो ये एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो गई. क्या हो गई? एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो गई कि यहाँ पे मैंने 100% वाटर अप्लाई किया था लेकिन यहाँ पे रास्ते में कितना लॉस हो गया? 15% लॉस हो गया, 15% लॉस हो गया. %15 लॉस. नेक्स्ट, एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू DF by DP. DF by DP, duty of field to the duty of plant. यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं? ड्यूटी ऑफ फील्ड ड्यूटी प्लांट. सो आपको गाइस क्या निकालना है? सबसे पहले ड्यूटी एट द प्लांट निकालना. ड्यूटी एट द प्लांट निकालना. efficiency we know that duty at field it is given, duty at field it is 200 hectare per meter, so that is 85% divided by 100. परसेंटाइल पे मैं निकाल लिया. देन ड्यूटी ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 200 हेक्टर्स पर क्यूमेक divided by duty of plant. So dp is equals to 200 divided by 0.85. what is guys? हमेशा ड्यूटी एंड सोर्स के लिए ज्यादा रहेगा और ड्यूटी सोर्स के यानी जितना सोर्स से दूर जाएगा वाटर उतना ड्यूटी बढ़ेगा. फील्ड पे ड्यूटी ज्यादा रहेगा और सोर्स पे ड्यूटी कम रहेगा, मिनिमम रहेगा. ओके One minute guys. हेलो, हाँ हम्म 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 23 ना. तुम्हाला काही कॉल करायला लावतो एका मॅडम
मॅडमला कॉल करायला लावतो ऍक्च्युली, मी चुकीने माझा नंबर दिलेला आहे. हा हा हो, मी कॉल करायला लावतो तुम्हाला. ठीक आहे. ओके ओके ओके. काय हे आपलं काय म्हणतंय, यवतमाळ. ठीक आहे, चालेल चालेल चालेल. वेलकम. ओके, सो देखो गाइस, अब डीपी डीपी क्या निकल रहा है आपका? 235.29. 235.29 हेक्टर पर क्यूमेक. अब ड्यूटी एट कैनल निकालना है. कैनल में ड्यूटी क्या है? अब गाइस अगर आपका यहाँ पे फील्ड पे ड्यूटी निकल गया और प्लांट पे भी ड्यूटी निकल गया, तो अभी मुझे अगर कैनल पे निकालना है तो कैनल लॉस कितना है? 20% है कैनल लॉसेस. कैनल लॉसेस 20% है. ओके, नेक्स्ट. अब कैनल लॉसेस 20% है. ओके, फील्ड लॉसेस कितने हैं? 15% है. कैनल लॉसेस 20% है. कैनल लॉसेस कितने हैं? 20% है. तो जो भी सोर्स के पहले मेरे पास कैनल से वाटर आ रहा, तो वहां पे कितना हो रहा? मेरा 20% लॉस हो रहा. तो कन्वे इफिशियंसी इज इक्वल टू 0.8. कन्वे इफिशियंसी इज इक्वल टू 0.8. सो कन्वे इफिशियंसी इज इक्वल टू ड्यूटी ऑफ कैनल टू द ड्यूटी ऑफ फील्ड. ड्यूटी ऑफ फील्ड. सो आपका ड्यूटी ऑफ फील्ड आपको पता है. ड्यूटी ऑफ फील्ड भाई आपको कितना पता है? कितना है गाइस? ड्यूटी ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 200. ड्यूटी ऑफ फील्ड इज इक्वल टू गाइस 200 है. ओके, फील्ड में 200 है. प्लांट के लिए कितना है आपका? अभी प्लांट के लिए आप देख रहे हो तो कितना है अभी? 235. तो कैनल के लिए ऑब्वियसली कम रहेगा, क्योंकि ये सोर्स के पहले कैनल, यानी ये जो मेरा मेन सोर्स नहीं है, दैट इज सब सोर्स. सब सोर्स यानी आप बोल सकते हैं कि सब कैनल बोल सकते हैं उसके पहले. ओके, तो वो मेरा कितना है? मेरा मेन सोर्स नहीं है. तो मेन सोर्स से जो भी मेरा कैनल आ रहा, तो वो कैनल में मेरा कितना है? 20% लॉसेस है. तो इफिशियंसी अगर आपका कितना है अभी? इफिशियंसी इज इक्वल टू 0.8 into duty of field, it is 200. It is equals to duty of canal. What is 160? 160 hectare per cubic. 160 hectare per cubic, guys. 160 hectare per cubic. नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको ही करना है, मैं ही नहीं करा के दूंगा. Field capacity is equals to 28%. PWP is equals to 8%. S is equals to 1.5. D is equals to D is equals to 100 centimeter. Moisture content should not fall below 30% of AM of
AM for available moisture content. AM is nothing but available moisture content for healthy growth. So what is DW? मैं नहीं निकाल के दे रहा, आप ट्राई करो. हो गया गाइस सॉल्व. व्हाट इज DW? थर्टी 30? No, wrong answer. Solution. गाइस, आपका झाड़ आणि आपका क्रॉप. ओके, सो दिस इज रूट. अब बोलेंगे सर ने रूट थोड़ा ज्यादा ही बड़ा निकाल दिया. ओके, लेट अस कंसीडर, यहां तक है. दैट इज सैचुरेशन जोन. ये सैचुरेशन जोन हो गया. सैचुरेशन जोन हो गया ये टोटल. दो ये FC सैचुरेशन कैपेसिटी, परमानेंट फिल्टिंग पॉइंट कैपेसिटी, दैट इज गिवन. तो यहां पे वाटर कंटेंट कितना है? 28%. यहां पे वाटर कंटेंट कितना है? 8%. ओके, और आपको क्या चाहिए? अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट.
अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। ओके, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट का 30% चाहिए। अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट का 30% बिलो जाने को नहीं होना, यानी क्या हो सकता है वो आपका रेडीली अवेलेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? रेडीली अवेलेबल, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होगा। ओके, सो यहां से यहां तक यानी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूपी टू कहां तक गई? पीडब्ल्यूपी टू एफसी इट इज अवेलेबल वाटर कंटेंट, एंड पीडब्ल्यूपी यानी ओएम टू एफसी इट इज रेडीली अवेलेबल। तो आपको क्या बोला है? आपको कुछ डेप्थ है, वो डेप्थ कितनी है आपकी? 100 है, उससे भी डेप्थ ऑफ द सॉइल है वो आपकी 100 है। डी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर से। ओके, तो आपको क्या बोला है कि आपका ये 30% से ज्यादा नीचे नहीं जाने को ना, यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर से ज्यादा नहीं जाने को। अब दैट ऑप्टिमम मॉइस्चर टू दिस पॉइंट, दैट इज रेडीली अवेलेबल वाटर, रेडीली अवेलेबल वाटर ये रहने को। readily available water। और ये यहां से यहां तक आपका क्या है? अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट यानी अवेलेबल वाटर, रेडीली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट बोल सकते हैं आप यहां से यहां तक। और ये अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, तो अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट दैट इज वाई से आपका ये 30% ऊपर रहेगा, 30% ऊपर रहेगा। तो अभी निकालेंगे कैसे? तो देखो निकालेंगे कैसे? %28 बाद में 8% है, तो ये 100% हो गया। 100% में से मुझे अभी 30% निकालना है, तो दैट इज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ओएम। तो यहां पे आपका 30% आप माइनस कर दो, तो यहां पे आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना रहेगा वही आपको निकालना है, क्योंकि ये मॉइस्चर कंटेंट आपका क्या है? एफसी का है, और ये मॉइस्चर कंटेंट आपका क्या है? पीडब्ल्यूपी का है। तो ये मॉइस्चर कंटेंट आपको फाइंड करना है। तो ये मॉइस्चर कंटेंट आप किस तरह फाइंड करोगे? दैट एक्स, अगर यहां से यहां तक के लिए आपका कितना है? इतना है, यानी दिस 28 है, तो यहां से यहां तक के लिए कितना? यानी 28 माइनस 8% डिवाइड बाय 100% इज इक्वल टू x minus 8 divided by how much? x minus 8 divided by 30%, क्योंकि यहाँ पे यहां से यहां तक कितना है गाइस? 30% है। ये आपका कितना है? यहां तक 30% है, तो 30% के लिए कितना था? हाउ मच x is equals to what guys? थ्री ऊपर इंटू हो जाएगा, 8 प्लस हो जाएगा, बताओ। 14 हाँ 14 14%। ओके, तो यहाँ पे कितना है? 14% हो गया। अब 14% हो गया, अब 14% हो गया, तो अभी DW इज इक्वल टू S इंटू डी FC माइनस OMC। ओके, DW is equals to readily available water, DW is equals to S specific gravity into D FC minus
ओ एम इज इक्वल टू 14%। सो एस कितना है आपका 1.5 है। डी कितना है आपका टोटल 100 सेंटीमीटर इंटू एफ सी इट इज इक्वल टू 28, ओ एम इज इक्वल टू 14। परसेंटाइल है इसलिए डिवाइड बाय 100 भी 100 करना पड़ेगा आपको। 21%। तो कितना 21 सेंटीमीटर। ये परसेंटेज में है, इसका भी यूनिटलेस बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो ये क्या में है सेंटीमीटर, तो दैट इज 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। अब y कैसे निकलेगा, फिर आप y भी निकाल सकते हैं। y टोटल कितना है फिर मेरा, y अगर निकालना है तो y इज इक्वल टू 1.5 इंटू 100, ये रेडीली अवेलेबल हो गया। अब ये अवेलेबल वाटर कंटेंट, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, इट इज y is equals to 1.5 into 100 सेंटीमीटर, 28 डिवाइड बाय 100 माइनस 8 डिवाइड बाय 100, ये कितना आएगा गाइस 30। हाँ, तो इसने 30 ये वाला निकाला था। ओके, सो आपको पूछा क्या है, रेडीली अवेलेबल पूछा है, काय के लिए 30% बिलो नहीं जाने को ना ऑप्टिमम मॉइस्चर यानी आपका अवेलेबल वाटर कंटेंट। अवेलेबल वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है आपके पास, 30 सेंटीमीटर डेप्थ है। लेकिन जब आपका 21 सेंटीमीटर के नीचे तक 21 सेंटीमीटर पे चले गया, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन आपको करना पड़ेगा, इरिगेशन अप्लाई आपको करना पड़ेगा। ओके, इरिगेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, note guys, note, if the field losses are zero, 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 implies all the points on the field, all the points on the field have the same absorption, same absorption, सर Same- एकदा रिपीट करा ना. हाँ, Repeat करा note बरं. guys, note, if the field losses are zero, 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 implies all the points, all the points on the field, all the points on the field, on the field have the same absorption, have the same absorption, have the same absorption, same absorption. Okay, at that time Q of plant, discharge of plant is equals to discharge of field drive. Discharge of plant is equals to discharge of field drive.
ओके, नेक्स्ट स्टडी। बोर हो रहे हो क्या आप इरिगेशन के लिए? ये इसके लिए अलग अलग टॉपिक्स अभी आ रहे हैं आपके। पहले 3 चैप्टर नेट खत्म हो गया सर। हाँ, नेट खत्म हो गया ब्लर दिख रहा है सर बहुत। बस एक लास्ट दिख नहीं रहा बोर्ड? नहीं सर, ब्लर दिख रहा है, ब्लर। सर ब्लर ब्लर दिसतंय का बरं? ब्लर दिसतंय सगळ्यांनाच, ब्लर दिसतोय का? सर क्लियर नाही सर, क्लियर आहे, क्लियर। क्लियर है सर। बस एक लास्ट देख लो, बाद में अपन देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। The 4 major concern of irrigation. इंजीनियरिंग क्या 4 है? सबसे पहले व्हेन, कब करना है इरिगेशन। व्हेन टू सप्लाई, द वाटर, कब करोगे गाइस? जब आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे आ जाएगा आपका मॉइस्चर कंटेंट, तब आप करोगे। अभी देखा मैंने, ओके। सबसे पहला व्हेन, देन हाउ यानी मैंने मेथड्स देखे सेकंड चैप्टर में, पहले चैप्टर में देखे, सॉरी, मेथड ऑफ इरिगेशन। थर्ड, हाउ मच, कितना करना है। हाउ मच कौन बताएगा आपको? ड्यूटी और डिस्चार्ज। एंड हाउ लॉन्ग, यानी टाइम भी कौन बताएगा आपका? मॉइस्चर कंटेंट टू फिल्ड कैपेसिटी तक कब तक जाएगा, ये आपको क्या बताएगा? मॉइस्चर कंटेंट। जो भी मॉइस्चर कंटेंट अभी आपका है, यानी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से फिल्ड कैपेसिटी तक वाटर कब तक आपका जाएगा, वो आपका टाइम डिसाइड करेगा। तो ये 4 कंसर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काय के लिए इंपॉर्टेंट है? इरिगेशन इंजीनियरिंग के लिए। तो गाइस यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर इट इज टोटली कंप्लीट। यहाँ पे अभी बाकी कुछ भी नहीं रहा है। सो मुझे आप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर के जो भी न्यूमेरिकल्स है, मैंने ग्रुप पे सेंड किया था आपको, क्या इसका बुकलेट सेंड किया था, तो उसके तीनों के न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करके देखो। अगर वो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आ रहे, कोई न्यूमेरिकल्स, तो वो अपन कल देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स और आपके कन्वेंशनल के न्यूमेरिकल्स, जो भी कन्वेंशनल में पूछे जाते हैं, यानी आपके एग्जाम में जो भी पूछे गए हैं वो न्यूमेरिकल्स अपन कल देखते। सेम टाइमिंग 4 PM to 6 PM, 4 PM to 6 PM गाइस, समझे क्या? 4 PM to 6 PM।